Hello everyone, this is Pratibha. Welcome back to my channel Believe to Learn. So friends, as I promised to all of you कि मैं आपके लिए सब्जेक्ट वाइज बेहतर टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, ताकि आप बेहतर स्कोर कर पाएँ। तो उसी क्रम में आज मैं सिविक्स का पार्ट 3 लेकर आई हूँ और ये सीरीज़ टीजीटी और पीजीटी दोनों के ही छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम ये पॉल साइंस, पॉलिटी और सिविक्स में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आधार बनाकर बना रहे हैं। तो चाहे आप टीजीटी से हों, चाहे आप पीजीटी से हैं, आप दोनों के लिए ये टेस्ट सीरीज़ इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले के 25 क्वेश्चन हमने प्रीवियस टेस्ट सीरीज़ में डिस्कस करे थे, तो अगर आपने नहीं देखे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहां पर जाकर दोनों ही वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि 25 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किन राज्यों में विधान परिषद है? आपका उत्तर प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में या जम्मू कश्मीर में। आपको कूट दिए गए हैं 1 2 सही, 2 4 सही, 1 2 3 सही या 1 2 4 सही। तो इसका सही आंसर आपका 1 2 4 सही होगा, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर। उसके अलावा अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार आदिवासी जनजातियों का संरक्षण संशोधन 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया है, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। ये विनियमन है निम्नलिखित जनजातियों में से किस जाति के लिए है? तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको देना है ओंगेस के लिए, शॉम्पेन्स के लिए या फिर आपका सेंटल्स के लिए या जरवास के लिए। तो इसका सही आंसर आपका जरवास होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? आपका प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री या केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आपका जो गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि है उसका संचालन कौन करता है? आपका प्रधानमंत्री करता है, केंद्रीय गृह मंत्री करता है, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री करता है या केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री करता है? तो इसका सही आंसर आपका केंद्रीय गृह मंत्री होगा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन आपका केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया जाता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए जाने गए करों में से एक है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेख किया गया है? निर्यात कर, समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स, कृषि आय पर टैक्स या बिजली की खपत और बिक्री पर टैक्स। तो इसका सही आंसर आप सभी को देना है। आपको नीचे कूट दिए गए हैं, आप इसका सही आंसर बताइए। 1 4 सही, 2 3 सही, 1 2 सही या 2 या 4 सही। तो इसका सही आंसर आपका होगा 1 2 सही। कृषि आय, अब यहाँ पर हम आपको एक नोट पढ़ के दिखाना चाहेंगे। कृषि आय और बिजली की खपत बिक्री पर कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। जो कृषि आय है और बिजली की खपत या बिक्री पर जो कर लगाया जाता है वो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी के सामने है। केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल है आपका संसद के घरों के प्रेसिडिंग अधिकारियों की वेतन और भत्ते, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, CAG की सैलरी और भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के का पेंशन और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन। तो ये आपको बताना है, जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, आपके सामने कूट दिए गए हैं कि जो आपका केंद्रीय बजट है उसमें गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में क्या शामिल है? तो आपको बताना है 1 2 सही, 1 2 3 सही, 1 2 3 4 सही या ये सभी सही। तो इसका सही आंसर आपका ये सभी शामिल है उसमें। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। तो 31 है आपका, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को RTI अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19(1) C पे या फिर अनुच्छेद 29 पे या 30 पे? तो जल्दी से 30(1) पर। तो इसको जल्दी से आप इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर आपका होगा डी, अनुच्छेद 30(1) के तहत ऐसा किया गया है
क्या किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार दिया गया है, और इसीलिए हम बोल रहे हैं इसमें कि मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है क्योंकि यह अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्तियों को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है? एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, आपका दोहरा खतरा, आत्मदोष के खिलाफ निषेध और 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। तो आपको इसका आंसर देना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 जो है उसके तहत एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार दिया गया है क्योंकि यह अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है, और अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपियों व्यक्तियों को कौन सी सुरक्षा नहीं देता। तो इसका सही आंसर होगा 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। आगे बात करेंगे 24 घंटे का भी। अब देखिए एक और नोट दिया है, 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत मनमाने ढंग से गिरफ्तार और रोकथाम के खिलाफ, जो अगर मान लीजिए मनमाने ढंग से गिरफ्तारी करी गई है और उसकी रोकथाम के खिलाफ एक सुरक्षा के रूप में दिया गया है। आगे बात करेंगे भारत के, आप देखना चाहेंगे कि भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं, और आपका ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आप सभी को देना है। तो इसका सही आंसर आपका राज्यों की पंचायत और नगर पालिकाएं होंगी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा था। चुनाव आयोग में संसद, राज्य विधायिकाएं, आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, दिशा और नियंत्रण की शक्ति है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाकर कहीं लिख लीजिए आप। राष्ट्रपति का अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार, क्षेत्राधिकार, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति और चुनाव आयोग। तो इसका सही आंसर आपका राष्ट्रपति के अध्यादेश होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेशों से संबंधित है। आगे बात करेंगे जब मतलब संसद सत्र में नहीं होती है और अगर कोई अध्यादेश जारी करना चाहे तो राष्ट्रपति जो है वो 123 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन हाँ, जब सत्र में आती है और 6 महीने बाद अगर वो बिल या जो भी अध्यादेश है वो पास नहीं होता है संसद में, तो उसको मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती उस अध्यादेश की, और वो अध्यादेश निरस्त हो जाता है। आगे बात करेंगे 35 क्वेश्चन नंबर की। राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहरी आक्रमण के केस में, सशस्त्र विद्रोह के केस में, आंतरिक अशांति, या फिर 1 और 2 दोनों। तो सही आंसर 1 और 2 दोनों है। अगर हम 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत की बात करें तो आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट बात है कि वैसे तो 1 और 2 दोनों ही सही है, लेकिन जब 44 संविधान संशोधन हुआ तो उसके तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र जो है वो किस उच्च न्यायालय का है? बॉम्बे हाई कोर्ट का, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, या कलकत्ता हाई कोर्ट का? तो इसका सही आंसर आपका भी होगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र जो है वो 7 राज्यों में है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 है आपका, निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? आपका साधारण विधेयक के लिए, आपका धन विधेयक के लिए, संविधान संशोधन विधेयक के लिए, या 2 और 3? तो सही आंसर 2 और 3 होगा। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के लिए संयुक्त सदन का प्रावधान नहीं है। अब आपको मुझे बताना है कि संयुक्त सदन का प्रावधान किस विधेयक के लिए होता है, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह एक संवैधानिक संस्था है, या प्रधानमंत्री के लिए कर्मचारी एजेंसी है, या फिर इसे
एक विभाग की स्थिति दी गई है या फिर इसके अंतर्गत कोई संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। तो इसका सही आंसर ए होगा कि यह एक संवैधानिक संस्था है। प्रधानमंत्री कार्यालय जो है, पीएमओ जो है, वो एक गैर संवैधानिक संस्था है, ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 39 है आपका, संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, आपका एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहाँ से लिया गया। आपको समझना है कि संविधान की जो बहुत सारी प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना होना, प्रांतीय स्वायत्तता होना और द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका होना, शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। 1928 की नेहरू रिपोर्ट से, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। तो इसका सही आंसर 1935 होगा। ठीक है, बहुत सारा जो अच्छा खासा जो हमारा संविधान की विशेषताएं हैं वो इसी अधिनियम से ली गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। आपकी फारसी, संस्कृत, कश्मीरी या नेपाली। तो सही आंसर इसका फारसी होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार या न्यायिक समीक्षा। तो सही आंसर आपका डी होगा, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत भाग है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की। तो क्वेश्चन नंबर 42 आप देख सकते हैं। 42 है आपका, न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत भाग है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता। ये तो आपने पढ़ लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 आपको हम बता रहे थे, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया। वो गलती से मैंने ऊपर वाली लाइन रीड कर दी। जर्मनी से, दक्षिण अफ्रीका से, स्पेन से या इटली से। तो आपको इसका सही आंसर देना है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश से लिया गया। तो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की। तो 43 है, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है। आपका राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है और आपका राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका सही आंसर होगा, कौन सा असत्य है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ए, राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्यों ये गलत है आपको मैं नोट दिखाना चाहूँगी। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं जिनमें से 238 सदस्य जो हैं वो आपके चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करे जाते हैं, ना कि प्रधानमंत्री द्वारा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बड़ा ही मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन किया था यहाँ पर उन्होंने, था तो बहुत ही नॉर्मल था क्वेश्चन, बस उन्होंने प्रधानमंत्री यूज कर लिया राष्ट्रपति की जगह। नेक्स्ट है 44। और अगर बाय चांस आप आंसर देख भी लेते तो आपको पता होगा कि आपको ये आंसर आता था या नहीं आता था। उस हिसाब से आप नंबर देकर हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। भारत की संसद कौन कौन होती है। भारत की संसद में कौन कौन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा मंत्रिपरिषद, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो सीधी सी बात है, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर ही भारतीय संसद जो है वो बनती है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। 45 है आपका, 45 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को 25% मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया है। ठीक है, आदेश दिया गया जिसमें भारत के निम्नलिखित स्कूल हैं। कौन कौन से हैं। केवल सरकारी स्कूल हैं आपके, या प्राइवेट स्कूल भी हैं, सरकारी और प्राइवेट दोनों हैं, या सरकारी अनुदानित प्राइवेट स्कूल और बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल तीनों हैं। तो इसका सही आंसर आपको पता होगा, सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल और बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर आया है आपके सामने। देखिए, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। भारत का मुख्य न्यायाधीश है और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। अब यहाँ पर लिखा है, राष्ट्रपति उपरोक्त में से किसकी नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करता है। केवल
मुख्य न्यायाधीश के लिए, या फिर केवल 2 सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के, या 1 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका, इसका सही आंसर जो होगा आपका 1 और 2 दोनों। ठीक है, राष्ट्रपति यदि आवश्यक सोचते हैं तो लेख 124(2) के तहत, ठीक है, अनुसार सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श ले सकते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की। तो क्वेश्चन नंबर 47 भी आपकी स्क्रीन पर है। भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का अधिकार प्रदान करता है। ओके, हालांकि इस प्रावधान के बावजूद भारत में एक राज्य भारत के अन्य राज्यों में माल के आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है, बशर्ते अन्य राज्यों में भी ऐसा ही कर लगा हो। तो राज्य ऐसा कानून बना सकता है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? आपका राज्य करेगा, या आपका संसद करेगा, राष्ट्रपति करेगा, या फिर आपका प्रधानमंत्री करेगा? तो राष्ट्रपति करता है। अब यहाँ पर एक आपके सामने मैंने नोट प्रेजेंट करा है, आप उसको देखेंगे तो आपको और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 301 का कहना है कि आम जनता के हित में क्षेत्र के कुछ हिस्सों में संसद प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक अकाल राज्य संसद को कुछ भेदभाव कानून लागू करने का नेतृत्व कर सकता है, और अगर वह भेदभाव सार्वजनिक हितों के पक्ष में है तभी वो कर सकता है ऐसा। अनुच्छेद 303 के अनुसार भारत में एक राज्य भारत के अन्य राज्यों से माल के आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है, बशर्ते अन्य राज्यों में भी ऐसा ही कर लगा हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इस तरह क्या बात बोली जा रही है, इस तरह का जो कर है राज्य लगा सकता है या नहीं, इसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। तो 48 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है। 1986 में नागरिकता अधिनियम के विभिन्न संशोधनों में निम्नलिखित परिणाम दिए गए हैं। दोहरी नागरिकता, 18 साल की उम्र में सही मतदान, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि के शरणार्थियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने में कठिनाई। इनमें से कौन से सत्य हैं? आपका यहाँ पॉइंट 1 2 3 नहीं लिखा है, लेकिन आपको समझ के चलना है कि आपका क्या पहला है। पहला आपका कौन सा है? दोहरी नागरिकता, फिर दूसरा आपका ये, और तीसरा आपका ये। तो अब बात करते हैं 1 3 सही, 2 3 सही, केवल 3 सही, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, केवल 3 सही है। पहली बात यह है कि अब यहाँ पर भी आप नोट को देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है उसमें आपको नोट प्रोवाइड करे गए हैं। पहली बात यह है कि हमें ध्यान रखना होगा कि भारत के संविधान ने पूरे देश के लिए एक नागरिकता प्रदान की, एकल नागरिकता है यहाँ पर। OCI और PIO जैसी अवधारणाओं के बावजूद, जिन्हें अब विलय कर दिया गया है, भारत में कई दोहरी नागरिकता नहीं है, कहीं पर भी कोई भी दोहरी नागरिकता नहीं है। जो लोग इन श्रेणियों में हैं वे मतदान अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते, और जो ऐसे हैं वो मतदान का प्रयोग नहीं कर सकते, मतदान का जो अधिकार है उसका प्रयोग नहीं कर सकते। मतदान का अधिकार संवैधानिक है और 61 जो आपका संशोधन है उसके द्वारा मताधिकार की आयु 21 से 18 की गई है। ठीक है, तो इसमें केवल आपका 3 ही जो था वो सही था। आगे बात करेंगे 49 की, आखिरी का सेकंड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आपने आज फिर से एक जंग जीत ली है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने सॉल्व करे हैं। फिर भी कोई मिस्टेक लगी हो, आपको लगा हो कि इसका आंसर कुछ और होगा, तो आप हमें अपना प्यार भरा सजेशन दे सकते हैं, हम उसको अपडेट कर देंगे अगर हमें भी लगा कि आपकी बात सही है। तो निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सदस्य, आपके राज्यसभा का सभापति इनमें से किसके मतों से चुना जाता है? केवल 1 और 2, 1 2 3, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका 1 और 2 होगा। अब यहाँ पर भी देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुना जाएगा, और राज्यसभा के उपसभापति को केवल राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए 1 और 2 कथन जो है वो सही हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपका भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, नीति आयोग का वाइस चेयरमैन, या सामाजिक न्याय और अधिकारिता
मंत्री, तो आपको इसका सही आंसर देना है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। आपके राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आज के भी 25 क्वेश्चन की सीरीज आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दिया करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम कर पाएँ। नमस्कार।